नमस्कार और वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली यूएसए के बहुत सारे कांग्रेसमैन ने मतलब के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने जो बाइडेन को लिखी एक चिट्ठी में प्राइमरली ये बात थी कि प्लीज इस बात का ध्यान रखना कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये कहीं तालिबान के हाथ में ना लग जाएं, इससे हमारी सिक्योरिटी को बहुत बड़ा थ्रेट आ जाएगा। नाउ अपने आप पे जब ये न्यूज मैंने पढ़ी, मैंने सोचा कि कितनी अजीब बात है कि उसी कंट्री के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आज के समय चिंतित हैं जिन्होंने एक बार को पाकिस्तान को अलाउ किया था कि तुम चुपचाप न्यूक्लियर वेपन्स बना लो, और ये बात अब आज के समय ऑफिशियल हो चुकी है। रिसेंटली यूएस गवर्नमेंट के बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे एक नॉन गवर्नमेंटल संगठन ने डीक्लासिफाई कर दिए दुनिया के सामने, और यहां पर यह बताया है कि यूएसए को अच्छे से पता था कि 1979 में पाकिस्तान तेजी से एक न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहा है, मगर यूएसए ने कुछ भी यहां पर करने से मना कर दिया। उल्टा आप अगर देखो तो यूएसए की पॉलिसी उस टाइम यह थी कि यूएसएसआर का साथी इंडिया है, तो इंडिया को काउंटर करने के लिए एक बार को पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन आ भी जाता है तो ये यूएसए के लिए अच्छा ही है। तो इंडिया को काउंटर करने के लिए इन्होंने यहाँ पर अलाउ किया कि ठीक है, पाकिस्तान के पास भी होना चाहिए एक न्यूक्लियर वेपन। और ये सब तब हुआ था जब यूएसए में प्रेसिडेंट थे जिमी कार्टर। ना यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ठीक है, ये सब बहुत समय पहले हुआ था, कई दशकों पहले हुआ था, आज के समय समीकरण चेंज हो चुके हैं, हम यूएसए के साथ अलाइंड है, यूएस हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी पार्टनर है, तो अब इस सब का क्या रिलेशन है विद द करंट सिनेरियो। देखो, इंडिया यूएस के समीकरण बदल चुके हैं, मगर यहाँ पर एक्चुअली ये जो यूएसए ने किया था 1979 में इग्नोर करके पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, इसका सबसे ज्यादा नुकसान इन दी एंड यूएसए को ही हुआ है। ये मैं आपको समझाता हूं कैसे। ना सबसे पहले आपको जानना होगा कि यूएसए कंप्लीटली अवेयर था कि 1979 में पाकिस्तान यूरेनियम की एनरिचमेंट कर रहा है। आज के समय आप अगर देखो तो ईरान से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब के और करीब है, वहाँ पे आप देखोगे एक सिंगल पॉइंट पे फोकस किया जाता है कि यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम इनका कहाँ तक पहुँचा। यूरेनियम आपको पता होगा धरती से हम माइनिंग करके निकालते हैं, जब रॉ फॉर्म में यूरेनियम निकलता है तब ये दिखता है ऐसा। इस फॉर्म में इसका कोई भी बड़ा यूज है नहीं। इसको पहले आप गुजारोगे एनरिचमेंट प्रोग्राम से जिसमें आप यूज करते हो सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी, और उसके बाद इस यूरेनियम को आप इस्तेमाल कर सकते हो एनर्जी बनाने में या फिर न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में। तो पाकिस्तान ने 1979 में ही, जनवरी 1979 में ही ये काम काफ़ी हद तक स्टार्ट कर दिया था, और यूएस चाहता तो उसी वक्त पाकिस्तान को प्रॉपरली रोक सकता था। नाउ यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछेंगे कि यूएस कैसे रोक सकता रहा पाकिस्तान को। देखो, पाकिस्तान ने जो भी यहाँ पर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया था इन द 1970s, वो था अंडर प्रोजेक्ट 706। कई पाकिस्तानीज को भी इस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता होगा। इसी के अंडर पाकिस्तान ने सबसे पहले ये सीखा कि यूरेनियम की एनरिचमेंट कैसे करनी है, फिर उसके बाद चाइना की हेल्प से धीरे धीरे सीक्रेटली इन्होंने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब प्रॉपर्ली डेवलप कर दिया, और 1998 में इंडिया के पोखरान टेस्ट के बाद, पोखरान 2 के बाद खुद को डिक्लेयर कर दिया एज ए कंट्री विद न्यूक्लियर वेपन्स। और जो ये प्रोजेक्ट 706 है ये बनने वाला है, इसके काफ़ी हिंट्स भी पाकिस्तान ने दे दिए थे, क्योंकि 1974 में इंडिया ने जब स्माइलिंग बुद्धा का पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, उसके बाद पाकिस्तान के उस वक्त के पीएम ने यह स्टेटमेंट दी थी कि एक बार को हम लोग घास खाएंगे मगर कैसे भी करके हम न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे। हालांकि ये स्टेटमेंट फैक्चुअली इनकरेक्ट है, क्योंकि पाकिस्तान ने घास नहीं खाई थी। इन्होंने बेसिकली कई कंट्री से पैसा मांगा और ये कहा कि जो प्रोजेक्ट 706 है इसको फाइनेंस करिए, और उसके बाद दो देश यहाँ पर सामने आए थे जिन्होंने पाकिस्तान का प्रोजेक्ट 706 फाइनेंस किया। एक तो लीबिया, दूसरा सऊदी अरेबिया। ना हो सकता है कि सऊदी अरेबिया के साथ आप लीबिया का नाम देख कर यहाँ पे चौंक गए हो और आपके माइंड में इमीडिएटली आएगा कि अच्छा, लीबिया जिसका शासक था मुअम्मर गद्दाफी। तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल, मुअम्मर गद्दाफी बहुत ही बड़ा सपोर्टर था पाकिस्तान के प्रोजेक्ट 706 का। और एक्चुअली गद्दाफी ने बहुत ही फेमस एक स्पीच भी दिया था पाकिस्तान के एक क्रिकेट ग्राउंड में इन 1974। जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है उनका समिट हुआ था उस वक्त पाकिस्तान में, और वहां पर मुअम्मर गद्दाफी ने पाकिस्तान में खड़े होकर यह कहा था कि पाकिस्तान के पास पूरा हक है कि ये भी खुद का एक न्यूक्लियर वेपन बनाए। और इसी वजह से पाकिस्तान ने फिर अपना जो वो क्रिकेट स्टेडियम है उसका नाम चेंज कर दिया था, और आज भी आप देखोगे तो पाकिस्तान में आपको मिलेगा एक क्रिकेट स्टेडियम जिसका नाम है गद्दाफी स्टेडियम। ये इसलिए रखा गया था कि प्रोजेक्ट 706 को लीबिया और सऊदी अरेबिया ने दोनों ने मिलकर
$450 मिलियन प्रोवाइड किए थे, जिसमें से करीब $200 मिलियन आए थे सिर्फ लीबिया से। तो प्रोजेक्ट 706 आप कह सकते हैं ये था पाकिस्तान का मैनहट्टन प्रोजेक्ट। फॉरेन फंडिंग ओपनली यहां से आ रही थी। यूएस अभी भी चाहता तो इसको रोक सकता था, मगर यूएस की पॉलिसी यहां पर यह थी कि इंडिया को काउंटर करने के लिए प्रोजेक्ट 706 को आगे बढ़ने दो। नाउ अब हम आते हैं 1970s 80s से सीधा 1998 में, जब पाकिस्तान ने ओपनली एक न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया और खुद को डिक्लेयर कर दिया एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री। नाउ इसके बाद जो पाकिस्तान ने किया, इससे यूएसए की जो प्रॉब्लम्स है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। देखो, इंडिया के लिए तो ऑब्वियसली एक चैलेंज खड़ा हो गया था जब पाकिस्तान बन गया एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री। यूएसए के लिए चैलेंज तब खड़ा हुआ जब जो फादर है पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब ए.के.यू. खान, इसने न्यूक्लियर सीक्रेट जो है, किस तरीके से यूरेनियम को एनरिच करते हैं, किस तरीके से सेंट्रीफ्यूजेस बनती है, किस तरीके से बेसिकली एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जाता है, इसके सीक्रेट्स बेचने स्टार्ट कर दिए और बड़े स्केल पर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन स्टार्ट कर दी। आज के समय नॉर्थ कोरिया, ईरान, जो सिर्फ दुनिया में 2 देश हैं जो FATF की ब्लैकलिस्ट में हैं बिकॉज ऑफ देयर न्यूक्लियर प्रोग्राम्स, आप अगर देखो उनको न्यूक्लियर सीक्रेट्स प्रोवाइड किए ही पाकिस्तान ने हैं। तो आप एक बार सोच कर देखें, तो अगर यूएस उस टाइम प्रोजेक्ट 706 को रोक देता, अपने जो एलाइड कंट्रीज थे उस वक्त, मैं कहूंगा सऊदी अरेबिया और लीबिया, इनको ये कह देता कि पाकिस्तान को फाइनेंस मत करो, ये प्रोजेक्ट कभी आगे बढ़ता ना, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन ना आता और ना इन दी एंड ए.के.यू. खान जो ये न्यूक्लियर सीक्रेट्स हैं ये नॉर्थ कोरिया और ईरान को प्रोवाइड कर रहा होता ना। यहां पर आप पूछोगे कि अच्छा वेट, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट किया 1998 में, उसके बाद फिर अब्दुल कादिर खान ने जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर सीक्रेट्स हैं ये बेचने स्टार्ट कर दिए बाकी कंट्रीज को। तो इसका आंसर है हाँ। इस पे आरोप लगा था कि 2003 से लेकर 2005 के आसपास, 2004 एक्चुअली, इस टाइम में इसने बहुत सी कंट्रीज को पाकिस्तान के न्यूक्लियर सीक्रेट्स प्रोवाइड कर दिए थे। और एक बार को वेस्टर्न कंट्रीज इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी इससे कि जो टाइम मैगजीन है उसका एशियन जो वर्जन है उसके फ्रंट पेज पर यहाँ पर ए.के.यू. खान की फोटो लगी थी और यहाँ पर लिखा था द मर्चेंट ऑफ मेनेस, हाउ ए.के.यू. खान बिकेम द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस न्यूक्लियर ट्रैफिकर। तो आज के समय जो आप न्यूज़ सुन रहे हैं, दुनिया फिर से काफ़ी हद तक चिंतित है इस बात को लेकर कि किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया में फिर से जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वापस रीस्टार्ट कर दिया है। ईरान भी कह रहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अपना न्यूक्लियर वेपन बनाकर रखेंगे। और दुनिया एक तरीके से एज पर है इसी बात को लेकर कि वर्ल्ड वॉर 3 इस इशू पे ना हो जाए कि कौन सा देश न्यूक्लियर वेपन्स रखेगा कौन सा नहीं रखेगा। ये सारी प्रॉब्लम्स ना होती अगर जिमी कार्टर 1979 में प्रॉपरली एक्शन ले लेते, मगर नाउ इट इज़ टू लेट। अब एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह भी है कि जिमी कार्टर थे एक डेमोक्रेट, और जिमी कार्टर, मैं आपको ये बता दूं, इनको कहा जाता है अमेरिकी इतिहास का सबसे कमजोर प्रेसिडेंट। असफल प्रेसिडेंट नहीं, असफल तो और भी बहुत सारे हुए हैं, जॉर्ज डब्ल्यू बुश के टाइम में बहुत सारे ब्लंडर हुए, मगर जिमी कार्टर सबसे कमजोर माने जाते थे, जो किसी चीज पर स्टैंड नहीं लेते, जिनको बाकी कंट्रीज लिटरली पुश कर देती थी। तो जिमी कार्टर की कुछ हद तक ऐसी इमेज थी। और इंटरेस्टिंग बात देखिए कि आज के समय जो बाइडेन को भी कंपेयर किया जाता है जिमी कार्टर से। एक तो रीजन ये है कि थोड़ी बहुत लुक्स आप कह सकते हैं सिमिलर है, उसके अलावा जो एक्शंस हैं, एक्चुअली मुझे कहना चाहिए इन एक्शन, कि प्रॉब्लम आपके सामने है, आप कुछ कर सकते हो, मगर आप चूज करते हैं कि नहीं अभी के लिए बस रहने देते हैं। ये वाला जो एटीट्यूड है ना, ये सेम दिखता है जो बाइडेन में, जो जिमी कार्टर में भी था उस टाइम। और इसलिए आप देख रहे हैं कि आज के समय यूएस मीडिया से आर्टिकल लिखता है कि अफगानिस्तान में हाल ही में जो हुआ है ये जो बाइडेन का जिमी कार्टर मूवमेंट है। और इसलिए आज के समय आप ये भी नोटिस करेंगे कि बहुत से अमेरिकन्स कंपेयर कर रहे हैं जो बाइडेन को विद जिमी कार्टर। उम्मीद यहां पर यही है कि जो ब्लंडर जिमी कार्टर ने 1979 में कर दिया था वही ब्लंडर जो बाइडेन नहीं करेंगे। और जो यूएसए के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आज के समय ये कह रहे हैं कि प्लीज ये मत होने देना कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन तालिबान के हाथ में लग जाए। नाउ फाइनली आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको वीडियो की पीडीएफ में मिल जाएगा। उसके अलावा सिंपल क्वेश्चन है, नीचे कमेंट सेक्शन में जो भी इसका सही आंसर देगा तो उसकी जो कमेंट है उसको मैं हार्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से भी आपको पता लग जाएगा कि सही आंसर यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है, इनमें से कौन सा भारत का सबसे पुराना न्यूक्लियर पावर स्टेशन है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। कमेंट सेक्शन में करिए आंसर, सही आंसर आपको मिल जाएगा वीडियो की पीडीएफ में। पीडीएफ हमेशा आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिली जाएगी। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन,
सिंपली जाओ unacademy.com पे या फिर अनअकैडमी की जो ऑफिशियल ऐप है डाउनलोड कर लो, चूज करो यहाँ पर एग्जाम ऑफ योर चॉइस और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक ऑन यूपीएससी सीएसई गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। आइकॉनिक कोर्स में खास बात यह है कि आप कोर्स लेने के बाद प्रॉपर तरीके से कोर्स फॉलो करें। इसके लिए आपको मिलता है एक पर्सनल कोच जो इंश्योर करेगा कि आप प्रॉपरली मोटिवेटेड रहें। उसके अलावा यहाँ पे आपको मिलती है मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, एक स्टडी प्लानर। सो आइकॉनिक कोर्स यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं। क्लिक ऑन आइकॉनिक और यहाँ पे 24 मंथ का जो कोर्स है ये आप ले सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, यू हैव टाइम टू प्रिपेयर प्रॉपरली। मगर जो यहाँ पर प्राइस लिखा है, नेवर एवर पे दिस प्राइस, यूज करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल जस्ट फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।